शरावत साम्राज्य के राजा का अंत हो चुका था, किंतु इस युद्ध भूमि में एक और रक्तपात होने जा रहा था, जो युद्ध भूमि के धरती को ही हिलाकर रख देने वाली थी। इस बात से अनजान युद्ध भूमि में रणथंभौर की सेना अपनी जीत का जश्न मना रही थी। राजकुमार पृथ्वी खुश होती हुई सेना को दूर से देख रहे थे, जिस युद्ध का वो अंत समझकर अपनी जीत की खुशी मना रहे थे। असल में एक और युद्ध की शुरुआत होने जा रही थी, और वो किसी विरोधी पक्ष के साथ नहीं बल्कि किसी अपने के हाथों ही आज वो बुरी तरह से परास्त होने जा रहे थे। राजकुमारी दामिनी का चेहरा क्रूर और हिंसक होने लगा। वो अपनी तलवार कसे हुए राजकुमार पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। इस समय राजकुमार पृथ्वी पीछे मुड़े हुए थे, और तभी राजकुमारी दामिनी राजकुमार पृथ्वी के पीठ पीछे वार कर गई। दामिनी की तलवार राजकुमार पृथ्वी के पीठ से आर पार हो जाती है। राजकुमार पृथ्वी इस वार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पीछे मुड़कर देखने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आंखें हैरानगी और सदमे से फटी रह जाती हैं। उनके लड़खड़ाते हुए शब्दों में केवल यही बोल पाई, इतना बड़ा विश्वासघात। राजकुमार पृथ्वी दामिनी की ओर आंसुओं से भरी आंखों से देखकर कहते हैं। उस तलवार से लगी घाव से ज्यादा उन्हें विश्वासघात की पीड़ा उनके अंतर्मन में भेद ही गई थी। वो लहराते हुए जमीन के घुटनों के बल गिर पड़े। राजकुमारी दामिनी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आती है। वो इस इतनी क्रूर दिखाई दे रही होती है कि कोई भी उनका चेहरा देखकर ही भय से कांप उठे। वो अपनी क्रूर दृष्टि से राजकुमार पृथ्वी को देखती रही, और वो बाज अपनी लाल चमकती आंखों से उसे कहता है, वाह राजकुमारी, शाबाश, आज तुमने हमारे गण समूह की नींव राज सिंहासन पर कायम कर लिया। इतना कहते ही वो बाज दामिनी के कंधे पर से उड़ता हुआ आसमान में उड़ जाता है। तभी एक जोरदार चीख की आवाज गूंजती है, और राजकुमारी दामिनी जैसे गहरे नींद से जागी हो। भाई सा! राजकुमार उदय दौड़ता चिल्लाता हुआ अपने भाई सा की ओर भागता हुआ आता है और किसी बच्चे की तरह अपने भाई सा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक राजकुमार पृथ्वी अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। दामिनी के हाथों से तलवार छूट जाती है। भाई सा, क्या हुआ आपको? ये सब किसने किया आपके साथ? राजकुमार उदय छोटे बच्चे की तरह बिलखता हुआ रो पड़ा। तभी राजकुमार आदवेद और सेनापति विधान भी इस दृश्य को देखकर सदमे में रह गए। राजकुमार आदवेद दौड़ता हुआ राजकुमार पृथ्वी के पास जाता है और उसकी हालत देखकर उनकी हैरानगी का ठिकाना नहीं रहता। ये सब कैसे हुआ? उठिए राजकुमार पृथ्वी! राजकुमार उदय की तरह आदवेद को भी गहरा सदमा लगा था। तभी सेनापति विधान राजकुमार पृथ्वी के आंखें बंद करके कहते हैं, राजकुमार आदवेद, राजकुमार पृथ्वी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। सेनापति विधान राजा शमशेर की मृत पड़ी शरीर को देखते हुए अंदाजा लगा लेते हैं दोनों पक्षों में युद्ध के कारण दोनों की मृत्यु हो जाती है, किंतु असल में रामकुमार पृथ्वी के किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि किसी अपने ने ही मृत्यु के घाट उतारा था। युद्ध का अंजाम कुछ इस तरह होगा ये किसी ने सोचा तक नहीं था। एक तरफ उनकी जीत भी हुए और दूसरी तरफ से वो पूरी तरह से हारे हुए थे। राजकुमार पृथ्वी के मृत शरीर को महल ले जाया गया। महल में किसी को खबर नहीं थी कि खुशी के साथ उनके महल में गम के मातम भी छाने वाले हैं। राजकुमारी मैथिली और धरा को जब युद्ध भूमि के शिविरों में राजकुमार पृथ्वी की मृत्यु की खबर मिली, उनके पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। राजकुमारी मैथिली को के लिए ये विश्वास करना भी असंभव हो रहा था उसके वीर प्रतापी भाई सा, जो एक पराक्रमी योद्धा थे, अपने दुश्मन के हर वार पर उनकी नजर रहती है, भला उन्हें कोई कैसे मार सकता है। राजकुमारी मैथिली ने रो रो कर अपना बुरा हाल बना रखा था। वही राजकुमारी धरा का जीवन ही उजड़ गई थी। राजकुमार पृथ्वी के मृत शरीर को देखकर धरा के सदमे में आ गई थी। न उसने एक आंसू बहाए और न मुंह से कोई बोल निकले। वो मौन शून्य से राजकुमार पृथ्वी के मृत शरीर को देखती ही रही। राजकुमार आदेवत दोनों राजकुमारी को महल ले आए थे, और राजकुमार उदय और सेनापति विधान राजकुमार पृथ्वी के मृत शरीर को लेकर महल लौट आए थे। इस समय महल में पृथ्वी के मृत्यु की खबर नहीं पहुंची थी, जिससे अनजान रणथंभौर की प्रजा और महल के लोग उनकी विजय की उत्सव मना रहे थे। महल की चौखट पर रानी कलावती अपनी पुत्र के विजय की खुशी से आरती की थाल लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी।
तभी दुवरपाल उनके आने की सूचना देते हैं और रानी कलावती के चेहरे पर अपने विजय पुत्र को देखने की खुशी झलक उठी थी। उनके महल में प्रवेश करते ही प्रजा आश्चर्य से उन सब को देखती रही। उनमें से किसी के मुख से अपने आगामी राजा के लिए जयकारे नहीं उठी। सभी प्रजा आवक सी राजकुमार पृथ्वी के मृत शरीर को देखती रही, जो इस समय जनाजे में थी, और कुछ सैनिक उन्हें महल के अंदर ले आ रहे थे। रानी कलावती, जो अधिक समय से आरती की थाल लिए खड़ी थी, बाहर किसी भी प्रकार की जयकारे की गूंज न सुनकर दासी से कहती हैं, दासी, वो लोग महल में आ रहे हैं न? प्रजा के जयकारे की गूंज सुनाई नहीं दे रही। जरा देख कर तो आना कहाँ तक पहुँचे। जी महारानी। दासी महारानी के आदेश पर जाने को होती, तभी राजकुमार उदय हताश होकर नजरें झुकाए महल के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने अपनी मां को उनके स्वागत के लिए आरती की थाल लिए देखकर वो खुद को और नियंत्रित नहीं कर सके और वही रोते हुए गिर पड़े। राजकुमार उदय को इस प्रकार रोते हुए देख रानी कलावती का कलेजा कांप उठा। वो उखड़ते हुए जुबान से कहती है, राजकुमार उदय, क्या हुआ आपको? आप इस प्रकार रो क्यों पड़े? और भाई सा कहाँ है आपके? कहाँ है राजकुमार पृथ्वी? और तभी सैनिक राजकुमार पृथ्वी के मृत शरीर को महल के अंदर ले जाकर रख देते हैं और नजरें झुकाए वही खड़े रहते। रानी कलावती का कलेजा धक से हो उठा। वो चीत्कार कर उठी, ये क्या उपहास है राजकुमार उदय? आपको ज्ञात है न, हमें ऐसे उपहास बिल्कुल भी पसंद नहीं। कौन है ये? और राजकुमार पृथ्वी, राजकुमारी मैथिली और दामिनी वो कहाँ है? तभी राजकुमारी मैथिली और दामिनी को राजकुमार आदिवद लेकर आते हैं, और साथ में राजकुमारी धरा को भी, जो इस समय जिंदा लाश बनकर रह गई थी। रानी कलावती उन सब को देख पाती है, केवल राजकुमार पृथ्वी को कहीं देख नहीं पाती। और एकाएक उनकी नजर उस मृत पड़ी शरीर पर जाती, जो श्वेत वस्त्र में ढकी हुई थी। रानी कलावती उस वस्त्र को हटा देती है और वह चिहुन उठती है। जिस महल में विजय के ढोल नगाड़े बजने को थे, आज उस महल में मातम छा गया था। सबकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहे थे। केवल एक राजकुमारी दामिनी थी, जिसके नजर उस राज सिंहासन पर टिकी हुई थी। महाराज को जिस आशंका की बात राजगुरु जी ने बताई थी, वो अब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। महाराज राजकुमार पृथ्वी को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे, और अपने पुत्र को मरता हुआ देख उसकी अंतरात्मा बिलख उठी थी। महाराज इस समय न एक राजा थे और न राज सिंहासन का उन्हें कोई ज्ञात रहा। वो राजकुमार पृथ्वी की मृत पड़ी शरीर को देखकर अपने शरीर का बोझ न झेल सके और जमीन पर गिर पड़े। तभी राजकुमारी मैथिली और राजकुमार आदवेद आकार महाराज को संभालते हैं। राजकुमार आदवेद महल के सेवक को कहकर महाराज के कक्ष में ले जाने को कहते हैं। तभी महाराज उन्हें हाथों से विरोध करते हुए कहते हैं। राजकुमारी मैथिली अपने पिता को संभालते हुए कहती है, पिताश्री, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कक्ष में चलिए। जिस वृद्ध पिता के आंखों के समक्ष अपने योग्य पुत्र का मृत शरीर हो, वो पिता कैसे स्वस्थ हो सकता है पुत्री? क्या ईश्वर ने हमें ये दिन दिखाने के लिए इतने वर्षों से जीवित रखा था? अपने पिता समान भाई और अपने पुत्र की मृत्यु देखकर हमें और जीवित नहीं रहना है। हम में और क्षमता नहीं रही। हम राजमहल का विध्वंस अब नहीं देख सकते। ईश्वर हमारी जीवन यात्रा यही समाप्त क्यों नहीं कर देते? महाराज चंद्रभान का दिल चीत्कार कर उठा। वो अपने राजमहल के विध्वंस को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। राजकुमार पृथ्वी के अंतिम संस्कार के लिए आदवेद सेनापति विधान को कहते हैं, और कुछ सेवक आकर राजकुमार पृथ्वी के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को होते हैं। तभी राजकुमारी धरा, जो बहुत देर तक राजकुमार पृथ्वी के मृत शरीर को मौन रहकर देख रही थी, अचानक से वो चिहुन उठी। कहाँ ले जा रहे आप सब मेरे राजकुमार पृथ्वी को? वो कहीं नहीं जाएंगे। धरा के इस प्रकार कहने पर सभी उसकी मनोस्थिति नहीं समझ रहे थे, क्योंकि ये बात सिर्फ राजकुमारी मैथिली को ही पता थी कि धरा राजकुमार पृथ्वी से प्रेम करती है, और इसी प्रकार गहरे आघात के कारण धरा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। तभी राजकुमारी मैथिली आकर उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करती हैं। धरा, हमारी बात सुनो। भाई साहब नहीं रहे, हम सभी को ये बात स्वीकार करनी होगी, मैथिली ने कहा। धरा मैथिली का हाथ झटक देती हैं। ये क्या कह रही है आप जीजी? राजकुमार पृथ्वी ने हमें वचन दिया था,
वो हमारे पास सुरक्षित लौट आएंगे और हमारा। कहते हुए राजकुमारी धरा बिलखती हुई रो पड़ती हैं। मैथिली उसे संभालती हैं और यहाँ राजकुमार पृथ्वी को अंतिम संस्कार के लिए महल से हमेशा लिए से चले जाते हैं। प्रजा अपने भावी राजा को राज सिंहासन में देखने से पूर्व ही उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे। सबकी आंखों में सैलाब उमड़ पड़ा था। राजकुमार पृथ्वी के अंतिम संस्कार के जाते ही अचानक से राजकुमारी धरा बेहोश गिर पड़ती हैं। राजकुमारी मैथिली और उनकी कुछ दासियां उन्हें कक्ष में ले जाती हैं। यहाँ रतनगढ़ से राजा आदिराज सूर्यवंशी राजकुमार पृथ्वी के मृत्यु की सूचना मिलते ही रणथंभौर चले आते हैं। वो आते ही सबसे पहले महाराज चंद्रभान से मिलते हैं और साथ ही उन्हें राजकुमारी धरा के बेहोश होने की भी खबर मिल जाती है, जिससे वो अपनी पुत्री से मिलने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। राजकुमारी धरा इस समय वेद जी की देख रेख में थी। वेद जी धरा का उपचार कर रहे होते हैं और राजकुमारी मैथिल उनके पास रहती हैं। मैथिली जो बहुत समय से वेद जी को धरा का उपचार करते हुए देख कहती हैं, वेद जी, धरा को हुआ क्या है? वो मूर्छित कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना? राजकुमारी जी, बात यह है कि राजकुमारी धरा गर्भवती अवस्था में है। इतना सुनते ही राजकुमारी मैथिली की हैरानगी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वही ये खबर राजा आदिराज के कानों तक भी पहुंच जाती है, जो इस समय कक्ष के द्वार पर ही खड़े थे। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।